जोर से हाथ उठा के बोले, बोले मंजूर है, मंजूर है। बस इतनी सी बात है भाई, किसी पार्टी का हमें कोई मतलब नहीं। हम सरकार का हिस्सा है, हम सरकार का पार्ट है, हम सरकार का अंग है। हम 30, 35, 40 साल के लिए सेलेक्ट होके आते हैं और वे 5 साल के लिए इलेक्ट होके आते हैं, लेकिन हम भी सरकार का हिस्सा है, हम भी सरकार है, भारत की सरकार है, प्रदेशों की सरकार है। बोलिए सही है कि नहीं? लेकिन हमारे लोग मानते ही नहीं, वो मानते नहीं कि वो सरकार है, वो अपने आप को कर्मचारी 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 कहते रहते हैं। अरे कर्मचारी जब सरकार का अंग है तो सरकार, हमारा रिपोर्ट कार्ड 30 साल में, 32 साल में, 35 साल में आता है, लेकिन उनका रिपोर्ट कार्ड हर 5 साल में आता है। काम ठीक से करोगे तो आगे चलोगे, काम ठीक से नहीं करोगे तो जनता आपको रिपोर्ट कार्ड दिखा के वापिस भेज देगी। लेकिन जो भी भारत का प्रधानमंत्री होता है वो कर्मचारियों की सरकार का हिस्सा होता है, कर्मचारी इसका अंग होते हैं। भाई ना, होते कि नहीं होते? होते। हम भी सरकार का हिस्सा है, हम अपनी सरकार से मांगने आए हैं, पुरानी पेंशन बहाली की मांग करने आए हैं, नरेंद्र मोदी जी से मांग करने आए, हमारी किसी से मांग नहीं है। बड़े ऐतिहासिक फैसले लिए उन्होंने, हमें उम्मीद है ये फैसला भी भारत की सरकार लेगी। हमारे लोग घर जाएंगे, यहाँ बनारस से, गाजीपुर से, बलिया से, सोनभद्र से ले लोग पेंशन मांगने आए हैं। बनारस, मोदी जी बनारस गए थे ना, उन्होंने कहा था माँ गंगा ने बुलाया है, कहा था कि नहीं कहा था? कहा था माँ गंगा ने बुलाया था और प्रधानमंत्री बना के भेजा था, भेजा था ना, हाथ जोड़ी भेजा था। उन्हीं गंगा ने, उसी गंगा ने अपने दूसरे बेटों को यहाँ भेजा है। पहले वाले बेटे से ओपीएस की मांग करने ये घर तक पहुंचे तो ओपीएस तक बहाल हो जाए, तो कम से कम ये कहें उनके बड़े बेटे ने, उन अपने बड़े बेटे के वचन का धर्म का पालन किया है, नहीं तो कोई धर्म नहीं, नहीं तो केवल धर्म है तो मतलब का। लेकिन हमें विश्वास है कि मोदी जी इस धर्म का पालन करेंगे। आपको विश्वास है? उठा के बोलिए भैया, ये फोटो जाएंगी कल। हाँ, दोनों हाथ उठा के बोलिए। नरेंद्र मोदी से पूरा विश्वास है कि नरेंद्र मोदी जी देश के 91 लाख कर्मचारी और आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए पुरानी पेंशन बहाल करेंगे। बोलिए, दोनों हाथ उठा के बोलिए, हमें विश्वास है। आवाज तो हम एक हैं। मैं बस आपसे और ज्यादा नहीं बात करूंगा, गले ने भी साथ छोड़ दिया है। सुबह 6 बजे से यहाँ यही सारी बातें कर रहे हैं। मैं आप लोगों के इतने धीरज, इतने संयम, उसके लिए आपका अभिनंदन करता हूं और देश के कोने कोने से पहुंचे हुए यहाँ पर हमारे लीडरान का मैं आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। मैं सबके नाम नहीं ले पाया। हमारे बड़े पिता थे, हमारे उत्तरीय रेलवे मजदूर यूनियन के महामंत्री श्री बीसी शर्मा जी भी यहाँ पर मंच पर मौजूद हैं। आपका भी एक बार जोरदार तालियों से स्वागत है, जोरदार तालियों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। पेंशन हक है, लेके रहेंगे। और एक बात और कर दूं क्रांति सिंह जी, कि अगर सरकार को कुछ अल्टीमेटम दे देना बहुत जरूरी है। जरूरी है ना? एकदम पूरा जरूरी है। यात्रा चलेगी। दे दिया जाए, दे दिया जाए। कितने महीने का? 4 महीने का? 5 महीने का? कितने का? 5 महीने का? 5 महीने का चलेगा जी, चलेगा। ये इंद्रप्रस्थ की धरती है ना, पांडवों ने भी यहाँ 5 ही गांव मांगे थे। 5 महीने मांग ले जी, 5 मांग ले। कितने महीने? 5 महीने। 5 महीने में अगर माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पुरानी पेंशन बहाल नहीं की तो पूरे देश में पद यात्रा होगी, पुरानी पेंशन बहाल होगी। और उसके बाद दिल्ली में रामलीला मैदान से संसद का घेराव किया जाएगा। मंजूर है? मंजूर है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम। मंच पर आए हुए देश व प्रदेश के बड़े बड़े नेताओं का हम स्वागत करते हैं। इसके बाद आप सभी लोग बैठे रहेंगे,
बैठे रहेंगे, अभी बैठे रहेंगे। जिस सड़क पर बैठे मैं उसी नेता को ही बुला देता हूं। अपन पीडब्ल्यूडी के प्रदेश अध्यक्ष पदमनाथ त्रिवेदी जी से कहेंगे कि सीधे आने और तर्कस पर बाढ़ चढ़ाने और वार पे वार बहुत अच्छी शायरी कहते हैं। उत्तर प्रदेश में हम लोगों के यही नेता है आदरणीय पदमनाथ त्रिवेदी जी। धन्यवाद। संचालन कर रहे हैं हमारे क्रांति भाई, क्रांतिकारी नेता। साथियों, पुरानी पेंशन बहाली मोर्चा के बैनर तले हम लोगों ने जो आंदोलन प्रारंभ किया और उसकी अगुवाई राष्ट्रीय अध्यक्ष मंजीत सिंह जी के नेतृत्व में जो आगे बढ़ी और बाइक रैली और तमाम कार्यक्रम को करने के बाद आज हम इस मुकाम पर पहुंचे हैं, दिल्ली की ऐतिहासिक धरती पर, जंतर मंतर पर, जहां से बहुत से आंदोलनों ने अपने आप को विजय के रूप में देखा है। बहुत से आंदोलनों ने यहां से आग पकड़ी है और कहां से कहां चला गया है। हम संसद से बहुत दूर नहीं है। बहुत सारे वक्ताओं ने बड़ी बातें अपनी, मंजीत भाई ने, क्रांति भाई ने और सभी लोगों ने बड़े विस्तार से बताया है। मैं वाराणसी से हूं, जहां से हमारे सांसद, प्रदेश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। मैं उसी नगरी से हूं, उनका वोटर हूं और मैंने इसी बैनर के तले उनके कई लोगों से कहा ये बात। उनके कार्यालय में, पीएमओ के कार्यालय वहां पर भी है, वहां भी हम लोगों ने चिट्ठियां दी हैं, लिख के हस्ताक्षर करके भेजा हुआ है कि पुरानी पेंशन बहाल होनी चाहिए। लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य है कि आजादी के बाद जब अंग्रेज गए, लेकिन पेंशन नहीं गई हमारी। उस समय पेंशन हमको मिलती रही और अब ये पेंशन हमारी इस सरकार ने छीनी है। इसको यूपीएस और एनपीएस तमाम तरह के नाम देकर छलावा किया जा रहा है हमारे साथ। मैं चाहूंगा इस आंदोलन को, इस आग को और तेज किया जाए और जो एनपीएस में बच्चे हैं, जो एनपीएस में लोग आए हैं 2004 के बाद, उनकी उपस्थिति प्रासंगिक होनी चाहिए। वो जो इस संख्या में आने चाहिए, उस संख्या में उनका ना आना हमारी मांग को मैं बड़े दुख के साथ, इस मंच के साथ ये कहना चाहूंगा कि जिस संख्या में एनपीएस के लोगों को आना चाहिए वो नहीं आ रहे हैं और हमारी मांग यहाँ पर कमजोर पड़ती है। मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा, हौसला रखिए अपने अंदर, आप हौसला, क्योंकि हौसला रखेंगे तो परिणाम सकारात्मक आएंगे। ये बात कही थी क्रांति सिंह ने अभी आपसे कि आजादी की लड़ाई में भी सिर्फ 192 लोगों ने ही फांसी की सजा पाई थी। लड़ाई कुछ लोग ही लड़ते हैं तो पूरा समाज, पूरा देश उसका फायदा लेता है। एक पत्थर को तबीयत से उठा लो यारो, कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं हो सकता। इस जज्बे को लेकर चलना होगा हमें। और मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, कृष्ण कुमार जी की कविता है, मैं उसको याद सुनाना चाहूंगा। बड़ी इसमें ओज है कविता में, उस कविता में आग है, उस आग को आप महसूस करिए। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए। इस हिमालय से एक नई गंगा निकलनी चाहिए, इस हिमालय से एक नई गंगा निकलनी चाहिए। हर शहर, हर नगर, हर गली, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है, मेरी कोशिश है कि सूरज बदलनी चाहिए, सूरज बदलनी चाहिए। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए। साथियों, दिल्ली एक राजधानी है देश की और यहाँ सियासी अखाड़ा है। सियासी अखाड़े में बहुत सारे लोग अपनी अपनी रोटियां सेकते हैं। मैं अदम गोंडवी साहब की बात से अपनी बात को विराम दूंगा। उन्होंने एक चंद लाइनें लिखी थी, एक आदमी रोटी सेकता है, एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी सेकता है, एक आदमी रोटी बेलता है, एक तीसरा आदमी और है वहां पर, जो ना रोटी सेकता है, जो ना रोटी बेलता है, वो सिर्फ रोटी से खेलता है। मैं पूछना चाहता हूँ, तो तीसरा आदमी कौन है? और मेरे देश की संसद भी आज मौन है। हमारी बात को लेकर, पुरानी पेंशन को लेकर संसद जिस तरह से मौन है,
उसको जागना होगा। आपको मैं एक छोटा सा प्रश्न बताना चाहता हूँ और अपनी बात को खत्म करूंगा। अभी 2-3 साल पहले आपने देखा होगा, यहीं पर दिल्ली के बॉर्डर पर, गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ एमपीएस को लेके, और उन किसानों के लिए देश के राजनीतिज्ञों ने क्या क्या नहीं कहा। उन्हें टुकड़े टुकड़े गैंग कहा, उन्हें आतंकवादी कहा, उन्हें कहा कि पैसा लेकर फंडिंग हो रही है। लेकिन वो किसान अपने आंदोलन से हिले नहीं। वहां से जो जगह उन्होंने गाजीपुर बॉर्डर को घेरा था वो छोड़ा नहीं उन्होंने आंदोलन स्थल। बहुत सारे लोग उसमें मर गए, बीमारी से मर गए, किसी से मर गए, लेकिन आंदोलन नहीं खत्म हुआ उनका। अंत में उसका अंत क्या हुआ? उसका अंत यह हुआ कि देश के प्रधानमंत्री जो हमारे वर्तमान में है, आदरणीय मोदी जी, उनको रात में 8 बजे आकर किसान बिल को वापस लेना पड़ा। तो जब तक आप इस तरह की बातें नहीं करेंगे, जब तक आप अपने आंदोलन को उस लेवल पर नहीं ले जाएंगे, मैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मंजीत सिंह से भी कहना चाहूंगा, और यहाँ जितने भी तमाम नेता लोग आए हैं विभिन्न प्रदेशों के, संचालन कर रहे क्रांति सिंह हैं, आपको खुद जागरूक होना होगा। लोगों को अपने अंदर से जागरूक होकर जिस दिन आकर बैठ जाएंगे ऐसे मंच पर, हिलेंगे नहीं। पुरानी पेंशन क्या, कोई भी काम आप करवा के ले जाएंगे, ये मेरा वादा है। लेकिन आपको खुद आना होगा। और मंजीत सिंह हुए, बहुत सारे मैं देख रहा हूँ यहाँ पर जो लोग ओपीएस में हैं और इस आंदोलन को आके समर्थन कर रहे हैं। तो आपको अपने अंदर की ऊर्जा को, जो नए लोग हैं जो एमपीएस में हैं, वो ज्यादा संख्या में आए, घर परिवार छोड़ के आए। देखिए कुछ लोग बाल बच्चों के साथ आए हैं यहाँ, इनकी ऊर्जा देखिए। ऐसी ऊर्जा जागृत करनी होगी, ऐसा आंदोलन बनाना होगा, और तब जाके हम अपनी पुरानी पेंशन के सपने को साकार कर पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। और मैं पूरा समर्थन करता हूं मंजीत सिंह जी को, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, और इस पुरानी पेंशन की मुहिम में जो लोग भी लगे हैं, मैं लोक निर्माण विभाग से उनको आश्वासन देना चाहूंगा कि लोक निर्माण विभाग का पूरा कर्मचारी एनपीएस का है, उसको लाने का वादा मैं करता हूं। लेकिन आंदोलन को आप इस तरह से गति दें, इस तरह से तेज करें, और मेरी पूरी उम्मीद है कि इस बात को जो मंत्रणा होगी या इसके बाद उसको हम लोग अपने आपको उसको परिणति में बदलेंगे। और आप सभी लोग यहाँ पर आए, सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, सादर नमन करना चाहता हूँ। जय ओपीएस, जय ओपीएस, आवाज दो, आवाज दो, हमारी एकता जिंदाबाद, पुरानी पेंशन लेके रहेंगे, पुरानी पेंशन लेके रहेंगे, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, शिक्षक एकता जिंदाबाद, मोदी जी पेंशन दो, मोदी जी पेंशन दो, पेंशन दो। जय संघ, जय भारत। क्रांति सिंह जी, इरमोप्स के राजवीर मीणा जी हैं, जहां कहीं हो एक बार मंच पर आ जाएं, और हमारे दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष विनोद जी से अपील है कि उनका पगड़ी पहना करके स्वागत करें। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत पगड़ी बना करके स्वागत करें। अब हम चाहे हैं, नहीं ये तो कविता के लिए बोल रहे हैं, बाद में महामंत्री जी जाना है। अच्छा, महासचिव जी कहाँ गए? अब हमारे बीच में प्रदीप डागर जी, अध्यक्ष प्रगतिशील शिक्षक न्याय मंच से मैं आमंत्रित करता हूं। और आपको बुलाने से पहले मैं डागर जी से बस यही कहूंगा, बहुत रोते हैं पर दामन हमारा नम नहीं होता। इन आंखों के बरसने का, ओपीएस के लिए इन आंखों के बरसने का कोई मौसम नहीं होता। हमेशा अपने दुश्मनों के बीच भी महफूज रहते हैं, क्योंकि इनकी माँ की दुआओं का खजाना कम नहीं होता, खजाना कम नहीं होता। और हम जो साथी घूम रहे हैं यहाँ पर, उनसे अनुरोध है कि कृपया नीचे बैठ जाए। डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल जी बैठे हुए, डागर साहब। धन्यवाद भाई साहब। भाई साहब का पगड़ी पहनाकर स्वागत करें, जोरदार तालियों के साथ इनका अभिनंदन है जग में सूरमा वही, कि है जग में सूरमा वही जो अपनी राह खुद बनाता है, कि है जग में सूरमा वही जो अपनी राह खुद बनाता है। कुछ चलते हैं पद चिन्हों पर और कोई पद चिन्ह बनाता है, कोई पद चिन्ह बनाता है। ऐसे ही पद चिन्ह बनाने वाले डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल जी देश के तमाम प्रदेशों से आए
अपनी टीम के साथ मंच पर विराजमान बुद्धिजीवी संघर्षशील साथियों, दिल्ली पर पहुंचने पर मैं डॉक्टर प्रदीप डागर, मेरे सभी नौजवान युवा साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, मेरे से पूर्व में और बाद में भी बहुत विद्वान और संघर्षशील जुझारू नेता पूरे देश से आए हैं, अपनी बात रखी है, आपके सामने भी बात रखेंगे। मैं एक नया नजरिया आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करता हूं, प्रयास करता हूं, आपका ध्यान चाहता हूं। जिस प्रकार युद्ध के मैदान में थल सेना, जल सेना, वायु सेना हर जगह से स्ट्राइक होती है, भाई मनजीत सिंह पटेल के नेतृत्व में लगभग 10 साल से अधिक समय से इस मोर्चे पर प्रयास किए जा चुके हैं। उस बीच में 2 लोकसभा के चुनाव 2019 का, 2024 का भी आ चुका है। लाखों की संख्या में कर्मचारियों ने रामलीला मैदान पर अपना शक्ति प्रदर्शन किया है, अपनी उपस्थिति दी है। राज्य के चुनाव में चाहे हिमाचल प्रदेश है, पंजाब है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, हरियाणा है, बहुत सारी सरकारों ने, पॉलिटिकल पार्टियों ने अपने घोषणा पत्र में पुरानी पेंशन का डिमांड को रखा है। लेकिन जो हमारी मूल चूल व्यवस्था है, जो हमारी मांग है साथियों, अभी भी अधिकतर पॉलिटिकल पार्टियां उस पर नहीं आ पा रही हैं। मेरा प्रस्ताव आपके सामने यह है, जिस प्रकार बहुत सारी चिकित्सा पद्धतियां हैं, आयुर्वेद है, होम्योपैथ है, एलोपैथ है, मुझे लगता है अभी तक हम केवल होम्योपैथ या आयुर्वेद का सहारा ले रहे हैं। अब हमें मोर्चा एलोपैथी पर भी खोलना जरूरी है। मैं मंच पर बैठे तमाम नेतागणों से इस पे ध्यान चाहूंगा कि जो अंग्रेजों ने हमें सर्विस रूल दिए थे अपना गुलाम बनाए रखने के लिए एम्प्लॉइज को, वही एज इट इज आजादी के 70-75 साल बाद भी एज इट इज लागू है, ताकि कर्मचारी अपनी बात ही ना रख पाए। एक विधायक, एक सांसद अपने पद पर रहते हुए जहां मर्जी चाहे चुनाव लड़ सकता है। एमएलए की पोस्ट छोड़ेगा नहीं, एमपी का लड़ जाएगा और दोनों पे सेलेक्ट हो जाएगा तो 6 महीने का टाइम है, जौन सी मर्जी चूज करे। हमारे यहाँ हमारे साथी चाहे 4th क्लास पियोन है या एक आईएएस ऑफिसर है, पहले उसको अपने पद से रिजाइन देना पड़ेगा, तब वो राजनीति में पैर रख सकता है। और तर्क उसके पीछे ये है कि उनका तर्क ये है कि कहीं एक पियोन, एक क्लर्क, एक अध्यापक अपने पद का दुरुपयोग करके पॉलिटिकल सिनारियों को डिस्टर्ब ना कर दे, फायदा ना पहुंचा ले। बड़ा अजीब तरह का साथियों, एक सांसद पद पे रहते हुए एमएलए का चुनाव लड़ता है, जीतता है, वो तो पद का दुरुपयोग नहीं करता, एक कर्मचारी जरूर करता है। मैं ये कहानी, ये बात इसलिए एंगल आपके सामने रख रहा हूं क्योंकि जहां से नीतिगत फैसले होने हैं, जहां पीएमओ है, जहां से रिपोर्ट्स जाती हैं, जो हमारे ही कर्मचारी भाई हैं, आईएएस हैं वो, लेकिन क्योंकि वो उन मलाईदार पदों पर बैठे हैं, उन पे फर्क नहीं पड़ता कि उनके छोटे भाई क्लर्क, कर्मचारी, रेलवे कर्मचारी, टीचर्स, पियोन, उनके बुढ़ापे का भी कुछ जुगाड़ कर लो। आपने तो अरबों खरबों का कर लिया है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं मंच के माध्यम से कि हमें सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दायर करके यह अनुरोध करना चाहिए कि या तो कर्मचारियों को भी चुनाव लड़ने की परमिशन दी जाए या अन्यथा एमपी एमएलए को भी पद पर रहते हुए दूसरा इनको छूट बंद की जाए। एक एग्जांपल मैं आपको रखना चाहूंगा दिल्ली का ही। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से फैकल्टी ऑफ लॉ से ग्रेजुएट हूं। हमारी प्रोफेसर रजनी अब्बी जी रही हैं और जो दिल्ली के साथी जानते हैं वो दिल्ली की मेयर भी रही हैं। पहले वो हमारी प्रोफेसर थी फैकल्टी ऑफ लॉ में, फिर दिल्ली की मेयर चुनी गई, फिर दोबारा अगले चुनाव में वो चुनाव हार गई, अब दोबारा से फिर प्रोफेसर है।
मतलब इनके तो दोनों हाथों में लड्डू और हमारी प्लेट की रोटी छीनने की भी कोशिश की जा रही है साथियों। जो हमारे साथी हमारे बीच में नहीं आ पाते, मैं उनको भी कहना चाहूंगा, जब तक शरीर स्वस्थ है तब तक तो काम चल रहा है साथियों। जिस दिन रिटायरमेंट के टाइम पर पहले महीने 60,000 और अगले महीने 1600 रुपए मिले ना साथियों, तब आपको नानी याद आएगी। मैं अपनी वाणी को संक्षेप में समाप्त करने के लिए एक एग्जांपल और सर 1 मिनट और लेना चाहूंगा। मैं खुद का एक, हमारा हरियाणा का एक एग्जांपल है साथियों। ये मैं आह्वान उन साथियों को कर रहा हूं जो नई पेंशन के पीड़ित हैं और घर पे बैठ के तमाशा देख रहे हैं। उनके लिए संदेश है, सोशल मीडिया के द्वारा उन तक पहुंचे तो साथियों ध्यान करना। हरियाणा की एक लोक कहावत है, एक माँ और बेटा दोनों रहते थे, पिता का देहांत हो गया था और खेतों में गेहूं की फसल के बाद जो किसान से छूट जाता था वो उसको इकट्ठा करके अपना गुजारा करते थे। उसकी माँ ने कहा, बेटा किसानों की फसल कट गई है, चलो खेतों से गेहूं चुग लाएं ताकि पूरे साल का गुजारा हो जाए। साथियों उसने कभी मेहनत की नहीं थी, रोज अगले दिन कहता रहा। और फिर साथियों बारिशों का मौसम आ गया। जब एक दिन उसने कहा माँ रोटी बना दे, बोला, माँ ने कहा बेटा कहां से खाना बनाऊं, जो आटा मैंने पिछले साल का जोड़ा था वो तो खत्म हो गया। बोले फिर कहां से आएगा? बोले मैं कहती तो थी तेरे को मार्च अप्रैल में कि गेहूं इकट्ठा कर लाते हैं, गुजारा हो जाएगा। बोले कोई बात नहीं माँ चलते हैं। बोले अब तो वहां खेतों में पानी भर गया, अब कहां से आपको मिल जाएगा? साथियों उसका जो जवाब था मैं उसका ध्यान चाहूंगा बच्चे का। बोला बेटा, माँ को कह रहा, माँ कोई बात नहीं, मैं डुबकी लगा लगा के निकाल के ले आऊंगा। अरे भाई, जब तेरे पास प्रत्येक सामने पूरा मैदान पड़ा था तब तो तू सो रहा था। मेरे उन साथियों से अनुरोध अपील है, अब तो तुम अपने घर पे सो रहे हो, जब रिटायरमेंट का समय आएगा तब डुबकी लगाओगे लेकिन कुछ मिलेगा नहीं साथियों। मैं अंत में सभी साथियों को, जो साथी आए हैं उनका धन्यवाद भी करता हूं और जो मैंने प्रस्ताव रखा है उस पर भी आपका प्रयास और सहयोग चाहेंगे ताकि हर मोर्चे पर युद्ध लड़ा जा सके। और मैं डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल और पूरी टीम का को साधुवाद भी देता हूं, जिस प्रकार लगातार लंबे समय से वो प्रयास करते आ रहे हैं, अपने घर को, अपने सैलरी को, अपने परिवार के सुख को साइड में रखकर उसकी तिलांजलि पर कर्मचारियों के हक की लड़ाई रहे, वो काबिल तारीफ है। मैं 2 पंक्तियों के माध्यम से अपनी वाणी को विराम दूंगा। हदें शहर से गुजरी कि हदें शहर से गुजरी तो गांव गांव चली, हदें शहर से गुजरी तो गांव गांव चली, कुछ यादें मेरे संग पांव पांव चली। किया जब धूप का सफर, किया जब धूप का सफर तो हुआ तुजुर्बा, वो जिंदगी ही क्या जो छांव छांव चली, छांव छांव। धन्यवाद साथियों, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। अब इसी कड़ी में मंजीत पटेल सर, आप बीच में सर, और पीछे जाएं, और पीछे जाइए, सीधे आइए, और ये जो हमारी नारी शक्ति बैठी उसी के पीछे जाइए आप। थोड़ा सा हमारा अनुरोध है, और थोड़ा सा पीछे भाई साहब, बस वहीं हो जाइए आप, ठीक है। अब इसी कड़ी में हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। आशीष मार्गव जी जो एम्स दिल्ली से हैं, इनकी एक 4 लाइन की कविता सुन के हम चंडीगढ़ की तरफ चलेंगे, फिर हम रेलवे की तरफ भी चलेंगे। आइए भाई साहब। साथियों हेलो, थोड़ा आवाज, सब लोग बैठ जाइए एक बार, आवाज दो, आवाज दो। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद। एक छोटी सी कविता, मेरे जीवन की ये पहली कविता है। हिंदुस्तान बहुत बदला है दोस्तों, इस बदलते हिंदुस्तान को अगर रोक लोगे ना तो एक पुरानी पेंशन क्या वो सब पालोगे जो तुम्हारी हदें चाहती। देख माँ हिंदुस्तान कितना बदल गया, देख माँ हिंदुस्तान कितना बदल गया। निकाल ले सभी लोग, जितने लोग बैठे हैं मोबाइल निकालिए। एक हिंदुस्तान में कविता तिरंगा लहर रहा है और ये भी नवाबों की नगरी लखनऊ से आया है, योगी जी के राज्य से आया है, पेंशन का रास्ता वहीं से निकलेगा, क्योंकि मोदी जी की सरकार बनती बिगड़ती भी योगी यूपी से। देखिए तिरंगा लहर रहा है, एक बार तालियों के साथ स्वागत करिए, तालियों के साथ स्वागत करिए। हिंदुस्तान कितना बदल गया। महान अटल जी
पुरानी पेंशन लेकर मोक्ष को प्राप्त हो गए। महान अटल जी पुरानी पेंशन लेकर मोक्ष को प्राप्त हो गए। बेचारे कर्मचारियों को उल्टी पुल्टी पेंशन में लटका गए। बेचारे कर्मचारियों को उल्टी पुल्टी पेंशन में लटका गए। देख मां हिंदुस्तान कितना बदल गया। देख मां हिंदुस्तान कितना बदल गया। पहला तेरा बेटा दिवाली ईद और क्रिसमस में तेरे घर की रौनक हुआ करता था, 55 सिक्कों के खातिर तुझे छोड़ गया। देख मां हिंदुस्तान कितना बदल गया। देख मां हिंदुस्तान कितना बदल गया। देख मां पहले देश का नेता, देख मां पहले देश का नेता तेरे लिए सब कुछ नौछावर कर दिया करता था, अब तेरा सब कुछ छीन लेता है। अब तेरा सब कुछ छीन लेता है मां। देख मां हिंदुस्तान कितना बदल गया। देख मां हिंदुस्तान कितना बदल गया। देख मां पहले देश की बेटियों में, देख मां पहले देश की बेटियों को प्यार और स्नेह की नजर से देखा जाता था, अब हर नजर में हवस नजर आती है मां। देख मां हिंदुस्तान कितना बदल गया। देख मां हिंदुस्तान कितना बदल गया। देख मां पहले देश की बेटियां शादी होकर बेटी बनकर आती थी, अब दहेज बनकर आती है, लक्ष्मी बनकर आती है। देख मां हिंदुस्तान कितना बदल गया। देख मां हिंदुस्तान कितना बदल गया। देख मां पहले देश के युवा में उनका लहू गर्म क्रांति बन के दौड़ता था। देख मां पहले देश के युवा में उनका खून गर्म क्रांति बन के दौड़ता था, अब शराब दौड़ती है। देख मां हिंदुस्तान कितना बदल गया। देख मां हिंदुस्तान कितना बदल गया। देख मां पहले देश का पत्रकार तेरे जख्मों पे मलहम लगाया करता था। देख मां पहले देश का पत्रकार तेरे जख्मों पे मलहम लगाया करता था, अब मसालेदार खबरें छापता है। देख मां हिंदुस्तान कितना बदल गया। देख मां हिंदुस्तान कितना बदल गया। देख मां पहले देश का डॉक्टर भगवान का रूप हुआ करता था, वो भी अब चोर और डाकू बन गया। देख मां हिंदुस्तान कितना बदल गया। देख मां हिंदुस्तान कितना बदल गया। देख मां तो तेरा ये पत्रकार, तेरा ये कवि तुझ पर व्यंग करता है, हास करता है, वीरता जगाता है, पर ये भी कुछ नहीं कर पाता मां, पर ये भी कुछ नहीं कर पाता मां। देख मां हिंदुस्तान कितना बदल गया। देख मां हिंदुस्तान कितना बदल गया। दोस्तों जैसे आलू सदाबहार होता है, किसी भी सब्जी में डालो सुबह आपके टिफिन में होता है, वैसे ही नेताओं की पेंशन सदाबहार हो गई है और हमें उल्टी पुल्टी पेंशन के भवंडर और तूफान में डाल के रख दिया इन लोगों ने। आज मैं एक आगाज करता हूं, कान खोल के सुन लो और घर जाओ अपने पड़ोस को भी सुनाओ। उठो और आगाज करो, उठो और आगाज करो कि तुम जिंदा हो। उठो और आगाज करो कि तुम जिंदा हो। भगत सिंह और पंडित चंद्रशेखर आजाद की तरह जिंदा हो। भगत सिंह और पंडित चंद्रशेखर आजाद की तरह तुम जिंदा हो। देख मां भारत मां कैद है, भारत मां कैद है भ्रष्ट पूंजीवाद की गुलामी की जंजीरों में। कब तक मुर्दा बनकर जिंदा बस्ती में ये खेल करते रहोगे। मुर्दा बनकर जिंदा बस्ती में खेल करते रहोगे। आज नहीं जागे तो रोज मरते रहोगे, रोज मरते रहोगे। उठो उठो आगाज करो जनता मंत्र की धरती से और ये प्रण लेके जाओ, ये कसम लेके जाओ, नई क्रांति का पेंशन का संगनाद करो। ना तुम चैन से सो ना अपने साथियों को सोने दो, ना तुम चैन से सो ना अपने साथियों को सोने दो, जब तक ना मिल जाए पुरानी पेंशन, जब तक ना मिल जाए पुरानी पेंशन। भारत माता की धन्यवाद आप सभी का। भगवान हनुमान जी डॉक्टर मनजिंद्र सिंह पटेल के ऊपर ऊर्जा बनाए रखे ताकि पूरा भारत एक हो सके। जय हिंद, जय भारत। देखिए अगर देश में इतने नाम इतने कम तालियां बजेंगी तो फिर पेंशन पे तो एक बार तालियां तो बजाइए इस शेर भाई के लिए, ठीक है। इसी कड़ी में हम रेल की तरफ चलते हैं। परम आदरणीय बीसी शर्मा जी, रेलवे हिंदुस्तान, हम आपसे निवेदन करेंगे कि एक बार जोरदार तालियां। सबसे सीनियर सबसे वरिष्ठ डॉक्टर मनजिंद्र पटेल जी, रेल चल रही है। मैं आपसे बता दूं पूरा हिंदुस्तान कितना चलेगा मैं नहीं जानता, पुरानी पेंशन का असली रास्ता तब खुलेगा जब रेल का चक्का जाम होगा, पक्का रेल का चक्का।
आपको बुलाने से पहले बस यही कहूंगा कि बेहतर से बेहतर तलाश करें, मिल जाए नदी तो समुंदर तलाश करें। अरे टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर, कोई बीसी शर्मा जैसा नेता तलाश करे, नेता तलाश करे। आदरणीय रेलवे से आज की सभा के अध्यक्ष मेरे छोटे भाई मंजीत पटेल, मंच पर उपस्थित साथियों और इस एनपीएस को रद्द कराने के लिए, ओपीएस को बहाल कराने के लिए आए हुए तमाम साथीगण, जिन्होंने अपना आज संडे के दिन हर जगह से इसमें शामिल होकर इस नौजवान साथी मंजीत पटेल के हौसले को बढ़ाया है, क्योंकि ये एक ऐसा मसला है, ये नौजवान जो हमारे गवर्नमेंट के अदारे में आए हैं या दूसरे अदारे में आए हैं, उनके बुढ़ापे में सम्मानजनक जीने के लिए बहुत बड़ी इशू है। इस इशू को लेके हर जगह संघर्ष हो रहा है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं नेशनल काउंसिल में स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर हूं और उस स्टैंडिंग कमेटी में जो बात हुई है वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आप जो जिस राह पे चले हैं, आपको सफलता मिलेगी, लेकिन सफलता इस तरह मिलेगी जब जिसका ये इशू है, नौजवान साथी, उनका सहयोग सबसे ज़्यादा चाहिए। दोस्तों, एनपीएस लाने की इस देश के अंदर क्या जरूरत थी? एनपीएस भारत के बाहर दूसरे कंट्रियों के अंदर इसको पहले लाया गया, लेकिन दूसरे कंट्रियों में भी एनपीएस लाने के पीछे और उस कंट्री के अंदर, चाहे वो कोई भी बाहर का कंट्री हो, यूरोपियन कंट्री के अलावा, भारत के अलावा, वहाँ पे बच्चे से लेके बूढ़े तक उनको सम्मानजनक जीने का एक साधन है जो भारत के अंदर नहीं है। वहाँ का बच्चा जब तक 13 साल का नहीं होता, उसका सारा खर्चा जो गवर्नमेंट झेलती है। इसी तरह वहाँ जो ओल्ड एज में हो जाते हैं, अगर परिवार नहीं पूछता, ओल्ड एज पेंशन उनको मिलती है। भारत सरकार के अंदर ये चलन नहीं है। भारत सरकार ने इसको जो अडॉप्ट किया वो गलत किया। उसका रीज़न कुछ एक ब्यूरोक्रेट्स जो ये समझते हैं कि इस देश के ऊपर अगर पेंशन देंगे तो बहुत बड़ा बर्डन होगा, ये उनकी सोच गलत है। पेंशन 1950 के अंदर पेंशन का फार्मूला इस देश के अंदर आया। उससे पहले पेंशन नाम की कोई चीज नहीं होती थी। उस फार्मूले में इस बात को सोचा गया कि ये एक सोशल सिक्योरिटी है, जो हमारा कर्मचारी ओल्ड एज में आ जाता है, जो रिटायरमेंट होता है, अपनी युवावस्था लेके बुढ़ापे में चले जाता है, उसको उसके लाइफ पार्टनर को सम्मानजन जीने का साधन है। इसलिए ये सोशल सिस्टम बनाया था। पेंशन कोई भीख नहीं है, पेंशन कोई खैरात नहीं है। अगर ये गवर्नमेंट समझती है, वो गलत समझती है। इस देश का एक नागरिक जो इस देश की एकता और अखंडता को कायम करके रखता है, इस देश के ऊपर कोई भी आपदा आ जाए, वो आगे होके, चाहे वो डिफेंस का आदमी है या दूसरा आदमी है, सरकारी कर्मचारी है या और आम नागरिक है, उस देश की रक्षा के लिए आगे रहता है। उसके उदाहरण हैं। तो आज ये जो विभाग बनाए, केंद्र सरकार ने बनाए, स्टेट गवर्नमेंटों ने बनाए, इसके पीछे को मकसद था इस देश के अंदर जो नौजवान है उनको रोजगार मिले,
वो पढ़ लिख कर अच्छी जॉब करे और रिटायरमेंट पे उनको सम्मानजनक जीने का साधन मिले। ये पेंशन जो जनवरी 2004 से पहले पुरानी पेंशन का सिस्टम था, उसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट के मुलाजम या स्टेट गवर्नमेंट के मुलाजम उनको जो उसकी लास्ट पे ड्रान होती थी 50% मिलता था। उससे पहले एवरेज पे पेंशन मिलती थी। बाद में ये कानून चेंज हुआ 1993 के अंदर, तब जाके ये बहाल की। जब ये PFRDA बिल कांग्रेस सरकार लाई, उसके बाद अमली जामा इसको बीजेपी सरकार अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पहनाया और उसके ये प्ली दी गई कि इसके ऊपर इसलिए ये गया कि देश के ऊपर बर्डन पड़ता है, देश के ऊपर कोई बर्डन नहीं पड़ता है। सारी युवा अवस्था जो भर्ती होता है, जो जॉब पे आता है, वो देश के ऊपर देता है, देश की सेवा करने में देता है, देश के नागरिकों की सेवा करने में देता है। लास्ट में उस सेवा के रूप में पेंशन एक सोशल सिक्योरिटी जो है वो मिलती है। तो इसके अंदर हम जो पॉलिटिकल आदमी हैं उनको ये पता होना चाहिए, वो आपकी वोटों से पॉलिटिक्स में जाते हैं, मेंबर पार्लियामेंट बनते हैं, MLA बनते हैं और उसी तरह उसके ऊपर राज्यसभा सदस्य बनते हैं। 747 मेंबर पार्लियामेंट और राज्यसभा सदस्य वो ओल्ड पेंशन स्कीम ले रहे हैं। जब जितने MP बीजेपी गवर्नमेंट सारी 1 जनवरी 2004 के बाद बनी हुई है, उन्होंने कंट्रीब्यूशन पेंशन क्यों नहीं अडॉप्ट की? उन्हें पुरानी पेंशन क्यों ली? अपनी सिक्योरिटी उन्होंने क्यों रखी? जो दूसरे कर्मचारी हैं उनके ऊपर आप कह रहे हो खर्चा होता है, खर्चा आपके ऊपर होता है। एक मेंबर पार्लियामेंट प्रधानमंत्री मोदी जी पहले MLA रहे, जो है चीफ मिनिस्टर रहे, उसकी पेंशन ले रहे हैं। अब MP रिटायर होंगे, उसकी पेंशन लेंगे। एक मेंबर पार्लियामेंट, एक MLA जितनी बार रहता है उतनी बार उनको पेंशन मिलती है। इनकी मिनिमम पेंशन 20,000 रुपया फिक्स हुई है। जब महंगाई भत्ता बढ़ेगा इनकी पेंशन भी बढ़ेगी। लेकिन जो युवा साथी जनवरी 2004 के बाद आए हैं उनके लिए वो आप कह रहे हैं कि नो पेंशन स्कीम आपने दी है, कोई पेंशन नहीं है। जो आप लोग कहते हैं NPS है, ये पेंशन स्कीम नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट में, जो स्टेट गवर्नमेंट में जिनको पेंशन मिलती है, हम लोग पुराने आदमी हैं, पेंशन PPO ऑर्डर मिलता है। जो नए साथी हैं उनको कोई पेंशन PPO ऑर्डर नहीं मिलता। ये जो NPS स्कीम इन्होंने लागू की, इसके अंदर NPS में कोई मिनिमम पेंशन की गारंटी नहीं थी। और इसी तरह जो पेंशन हमारी रिटायर हो जाते हैं हम लोग, पेंशन मिलती है, उसके अंदर केंद्र सरकार और स्टेट गवर्नमेंट में ये एक प्रोविजन है कि 40% पेंशन आप कम्यूट करा सकते हो, जिसको कह रहे हैं आप बेच सकते हो। इसके अंदर कोई ऐसा सिस्टम नहीं था। इसके अंदर महंगाई भत्ता देने का कोई सिस्टम नहीं था। इसके अंदर जो ग्रेच्युटी मिलती थी उसका प्रावधान था, लेकिन ग्रेच्युटी को उसमें कम्यूट करने का कोई साधन नहीं था। इसी तरह अभी जो इन्होंने पेंशन के ऊपर भारत सरकार को 10 अगस्त 2023 को सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई और स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज में 10 अगस्त 2023 को रामलीला मैदान में 2 लाख कर्मचारियों से हमने एक इशू को लेकर विरोध किया। उसके बाद नरेंद्र मोदी के नाम पे एक मेमोरेंडम बनाया। उस मेमोरेंडम के लिए स्टेट का, केंद्र का जो स्टेट मंत्री है उसके साथ मीटिंग हुई। उसके अंदर 18 जो फेडरेशन हैं उन्होंने जो ज्वाइंट मीटिंग की थी, उसके अंदर ये मेमोरेंडम उनको दिया। इस मेमोरेंडम में 18 फेडरेशनों के साइन है कि अगर आप NPS को रद्द नहीं करोगे, OPS चालू नहीं करोगे, तो देश के अंदर स्ट्राइक होगी,
हालात बिगड़ेंगे उसकी जिम्मेवारी आपके ऊपर होगी। उस पे उन्होंने समय मांगा कि हम एक कमेटी बना देंगे, उस कमेटी के सामने सारे संस्थान जो है, सारी एसोसिएशन ट्रेड यूनियन अपनी बात रखेंगी, उसके बाद कोई अच्छा हल निकालेंगे। इसके लिए 15 जुलाई को 20 साल से हम रेलवे के अंदर भी लड़ रहे थे। 15 जुलाई को जो चेयरमैन सोमनाथन है उसने मीटिंग बुलाई, मैं भी उस मीटिंग में मौजूद था। उसमें बैठते ही इस बात को कहा कि हम एनपीएस खत्म नहीं करेंगे। उसने ये कहा कि हम 40% से ज्यादा पेंशन नहीं देंगे। उसने ये कहा जो 10% आपका कटता है उसमें से 10 रुपए भी उस कर्मचारी को नहीं देंगे। मिनिमम पेंशन 5,000 से ज्यादा नहीं देंगे। जो साथी पेंशन ले रहा है अगर रिटायर हो जाता है, डेथ हो जाती है सॉरी, उसकी फैमिली को, वाइफ को 30% से ज्यादा पेंशन नहीं देंगे। तो इन तमाम बातों को जब उन्होंने रखा, हमने स्टैंडिंग कमेटी के मेंबरों ने कहा कि हम इससे एग्री नहीं है, हम इससे नहीं है, हम अपना ट्रेड यूनियन एक्शन लेंगे, रेल का चक्का भी जाम करेंगे, देश को भी जाम करेंगे, जिसकी जिम्मेवारी अपनी होगी। उन्होंने कहा हमें अपने कैबिनेट सेक्रेटरी से बात कर लीजिए, अपनी प्रपोजल दीजिए। हमने जो उनको, हमारे स्टाफ साइड के लीडर हैं नेशनल काउंसिल के डॉक्टर एम रघवैया जी, उन्होंने बात रखी कि 50% से कम हम पेंशन पे एग्री नहीं करेंगे। और एवरेज पे का जो सिस्टम है 10 महीने का, उस सिस्टम के ऊपर जो ज्यादा होगा वो पेंशन कर्मचारियों को मिलनी चाहिए जो पैसे होगी। क्वालिफाइंग सर्विस आप कह रहे हो 35 वर्ष, जब 55 वर्ष की रिटायरमेंट की एज होती थी तब भी 33 वर्ष से क्वालिफाइंग सर्विस होती थी। वो इसको मानने को तैयार नहीं है। हमने कहा 20 वर्ष है आज मिनिमम सर्विस क्वालिफाइंग की, 10 वर्ष पे पेंशन मिलती है, वही सिस्टम रहना चाहिए। और इसी तरह जो फैमिली पेंशन, आप पेंशन का 30% कह रहे हो, 60% से कम नहीं होना चाहिए, डीआर मिलना चाहिए। और सबसे ज्यादा दिक्कत जो 10% आपका कॉर्पस के नाम से कटता है, 14.5% गवर्नमेंट कहती हम डालते हैं, वो 10% विद इंटरेस्ट कर्मचारियों को जो रिटायर हो, जो 60% अब मिलता है वो पूरा विद इंटरेस्ट मिलना चाहिए। तो इन बातों को लेके उन्होंने कहा ठीक है, इस पे विचार करेंगे। 24 अगस्त को प्राइम मिनिस्टर ने हमें स्टैंडिंग कमेटी को बुलाया। हम लोग अपने आप नहीं गए, हमें कॉल किया गया दे दिखाने के लिए कि हमने नेशनल काउंसिल के लीडरों से बात की। उस मीटिंग के अंदर पेंशन का कोई मुद्दा उन्होंने डिस्कस नहीं किया, सिर्फ इतना बताया कि आप लोगों से बातचीत हुई, उसका अच्छा हल निकलेगा। हम लोगों ने उनको मेमोरेंडम दिया और ये भी कहा कि अभी 8वां पे कमीशन ड्यू हो चुका है और जो 50% से ज्यादा महंगाई भत्ता हो गया, 8वां पे कमीशन बैठना चाहिए या परमानेंट रेट रिव्यू कमेटी बिठा के वेतन जो है उसको जो सॉल्व होना चाहिए। इन बातों को लेके मीटिंग खत्म हुई। अंदर कैबिनेट की मीटिंग चल रही थी। कैबिनेट ने हमारी बैठ पे हमारे बिना बताए, कभी उन्होंने यूपीएस का नाम नहीं रखा था। यूपीएस का नाम स्टैंडिंग कमेटी के सामने कभी प्रपोज नहीं हुआ। यूपीएस का क्या मतलब है? आप एक तरफ कह रहे हो यूनिफाइड पेंशन में गारंटेड पेंशन दे रहे हो, तो इसका नाम जीपीएस क्यों नहीं रखा? गारंटेड पेंशन रखना चाहिए आपको। ये आपने यूपीएस रख के ओपीएस, यूपीएस, एनपीएस से हमारा कोई मतलब नहीं है। हमारा मतलब है जो हमारा छोटा भाई बच्चा जनवरी 2004 के बाद आया, जो ओपीएस के अंदर पुराने आदमियों को सब लाभ मिलते हैं, वो बेनिफिट तमाम मिलना चाहिए। मेरा उत्तर रेलवे, नॉर्दर्न रेलवे सबसे बड़ा जोन है, 128 ब्रांचें हैं। 128 ब्रांचों में 23 सितंबर से लेकर 27 सितंबर तक पूरे उत्तर रेलवे के अंदर हमने इसी इशू पे डेमोन्स्ट्रेशन किया, धरना दिया और इस सरकार का विरोध किया, विरोध प्रदर्शन किया गया
कि हमें ओपीएस से नीचे नहीं चाहिए, हमें एनपीएस चाहिए। हमारी लड़ाई, हमारा संघर्ष बराबर चलता रहेगा जब तक ओपीएस के सारे साधन, ओपीएस के सारे प्रावधान कर्मचारियों को मिल नहीं जाते, तब तक हम मंजीत के साथ खड़े हैं। नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे में जिसकी मेंबरशिप 9 लाख है भारतवर्ष के अंदर, तमाम जोन मंजीत सिंह के साथ खड़े हैं। दिल्ली के अंदर मैं हमेशा इसके साथ खड़ा हूं, ये मेरा छोटा भाई है। मैं आप सबसे कहूंगा कि जब भी ऐसा काल की जाए, युवा साथी सबसे ज्यादा इसमें भाग ले, ताकि इस गवर्नमेंट को पता चल सके जब तक आप जो है इस गवर्नमेंट को हलाएंगे नहीं, तब तक आपको पुरानी पेंशन मिलने वाली नहीं। जो संघर्ष आपको करना पड़ेगा। अभी 25 नवंबर को पार्लियामेंट सेशन होने जा रहा है, उसके अंदर हो सकता, क्योंकि अभी इन्होंने अनाउंस किया, कोई गजट नोटिफिकेशन नहीं की। जब तक गजट नोटिफिकेशन नहीं हो जाती तब तक हम इस पे क्या कह सकते हैं। रूल बनेंगे, रूल के अंदर सुधार होने चाहिए। जैसे आपकी डिमांड है, हम भी उस डिमांड को सहमत है, उसका प्रस्ताव को हम भी आपका साथ देंगे। जहां भी जरूरत पड़ेगी, रेल का चक्का जाम करना पड़ेगा तो आप हमारे साथ आइए, हम जाम करेंगे, इस देश को जाम करेंगे। मैं मंजीत को कहूंगा कि अगली बार अगर ऐसा कुछ इस तरह का प्रोग्राम करना है तो हमें दिल्ली को जाम करना होगा, ताकि इस देश के अंदर जो लोकसभा बैठी है उनको पता चले कि कर्मचारियों की ताकत क्या होती है। जय हिंद, जय भारत। आवाज दो भैया, आवाज दो। सीधे कुछ न बोलते हुए मैं चंडीगढ़ चलता हूँ, 2-2 मिनट सबका मार्गदर्शन लेता हूँ। कई राज्यों के हमारे साथी छूटे हुए हैं, आप समझिए मंच आप ही का है, छूटने को तो ऐसा नहीं। अभी हमारे में अभी 7 राज्य बैठे हुए हैं जिनका खाता ही नहीं खुला बोलने वालों में। सत्यवीर डांगर जी चंडीगढ़ से, हम आपसे अनुरोध करेंगे आप बोले, और इसके बाद अगले वक्ता का मैं घोषणा करता हूँ। आदरणीय मंजीत पटेल जी, जो कि हमारे साथ हमारे प्रांगण में बैठे हुए हैं, और मंच पे विराजमान सभी साथीगण। आज जो हम इस प्रांगण में आए हैं, हमारा सबका एक ही उद्देश्य है। उद्देश्य क्या है? ओल्ड पेंशन स्कीम। तो हम सबको एक ही मकसद लेके हम यहाँ पे आए हैं, और मैं चाहता हूँ कि लोगों में अभी एनर्जी की थोड़ी कमी है। नेता ले रहे पेंशन, हमको दे रहे टेंशन, नेता ले रहे पेंशन, हमको दे रहे टेंशन। अभी मैं मंजीत पटेल भाई जी के लिए 2 शब्द बोलना चाहूंगा। ये रोशनी, ये चमक सूरज की नहीं, ये आपके किरदार की है। ये खबर आसमान के हर अखबार की है। हम आपके साथ हैं मंजीत पटेल, आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। ये चंडीगढ़, कन्याकुमारी, पूरा देश आज आपके साथ खड़ा है, और ये ओपीएस लेके रहेगा। कौन कहता है ओपीएस नहीं मिलती? ओपीएस मिलती है, लेकिन जिंदे कर्मचारी को नहीं, मरने के बाद उसकी फैमिली को मिलती है। ये सरकार हमें जिंदा रिटायर क्यों नहीं करना चाहती? क्यों नहीं हमें पेंशन देना चाहती? कहती है अगर आप नौकरी में रहते मरोगे तो आपको फैमिली को पेंशन मिलेगी, लेकिन जिंदे रिटायर होगे तो नहीं मिलेगी, क्योंकि सरकार हमें ओल्ड पेंशन स्कीम में रिटायर नहीं करना चाहती। साथियों, हमें जिंदा रहना है, और ओपीएस भारत सरकार से लेके रहनी है। तो मैं सभी साथियों से कहना चाहूंगा, जोश और जुनून को ठंडा नहीं होने देना है, जोश और जुनून को ठंडा नहीं होने देना है। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, ये सूरत बदलनी चाहिए। आग मेरे दिल में या आपके दिल में हो, बस आग लगी रहनी चाहिए, सिर्फ आग लगी रहनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। ये रहा चंडीगढ़ में कम समय में ज्यादा जोश भरा। बहुत बहुत धन्यवाद चंडीगढ़ आपको। एक बार तालियां तो चंडीगढ़ के लिए बजाओ। मैं भी बीच में इसलिए बहुत शायरी लिखी है, कोई शायरी नहीं बोलूंगा नहीं, मैं तो कई राज्य छूट जा रहे हैं। इधर देखिए रामचंद्र भाई जी हैं, इधर विमुख जी हैं, और राम के नाम से ही मुक्ति मिलती है, तो हम रामचंद्र जी को बुलाकर फिर विमुख से मुक्ति दिलाएंगे। तो हम चाहेंगे हमारे बीच में रामचंद्र जी का आगमन हो रहा है। एक बार आवाज
आवाज दो, हमें आवाज दो, हमें। बस हम आप सब लोगों से यही कहेंगे, रामचंद्र जी को बुलाने से पहले कि वह पद क्या पति कुशलता क्या जिस पद पर बिखरे सूल न हो, वह पद क्या पति कुशलता क्या जिस पद पर बिखरे सूल न हो, नाविक की धैर्य कुशलता क्या धारा है प्रतिकूल न हो, धारा है प्रतिकूल न हो। एक मिनट लूंगा क्रांति भैया, जितने भी साथी हैं इधर उधर एक बार नजदीक आ जाएंगे। इसके बाद एक हम प्रतीकात्मक रूप से हम एनपीएस और यूपीएस से खुश नहीं है, उसकी हम प्रति जलाएंगे यहाँ से। वो सबसे मेन काम है, क्योंकि जब तक आपका विरोध दिखेगा नहीं तो सरकार पर फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए सभी लोग बैठे रहेंगे। उसके बाद अंतिम भाषण के बाद हम यूपीएस की प्रति जलाएंगे। नमस्कार दोस्तों।